यहाँ तक हमने स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया। हमने ये समझा कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये बेस किस चीज़ पे कर रहे होते हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड की एक एग्ज़ाम्पल देखी, मॉक एग्ज़ाम वाली, कि किस तरह मॉक एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जो है हमारे लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर देते हैं या स्टैंडर्ड की बेसिस प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक टूल है जो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज़ करता है बजटिंग में असिस्ट करने के लिए और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, बजटिंग को हम फर्दर डिस्कस करेंगे सेपरेटली, और बजटिंग और स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या होता है इसको भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस कॉस्टिंग के हवाले से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म आ गई कि स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड्स एक प्री डिफाइंड एस्टिमेट होता है हमारी परफॉर्मेंस का या एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का, इसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्ट भी एक प्री डिफाइंड एस्टिमेट होता है प्रोडक्ट कॉस्ट का। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी उसका एक केयरफुल प्री डिफाइंड एस्टिमेट होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करती क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंपेयर करती है हमारी एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से, और इस कंपैरिजन के नतीजे में जो डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस को हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, हमारी जो ये डिस्कशन है ये लिमिटेड है कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट तक, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट लगेगी उसकी कंप्यूटेशन तक। इन अदर वर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम वेरिएंस को डिस्कस नहीं करेंगे। वेरिएंस को हम वेरिएंस का एक पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम वेरिएंस का चैप्टर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारी डिस्कशन जो है वो लिमिटेड होती है प्रोडक्शन कॉस्ट तक, यानी हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को डिस्कस नहीं कर रहे होते। उसकी वजह यह है कि प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि किसी भी प्रोडक्ट के आउटपुट यूनिट पर डायरेक्टली एलोकेट हो सकती है या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू दी प्रोडक्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पर, इसलिए हम प्रोडक्ट कॉस्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट या कॉस्ट के एलिमेंट, प्रोडक्ट कॉस्ट के एलिमेंट क्या होते हैं? किसी भी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और उस पर ओवरहेड्स लगते हैं। तो इस तरह से एलिमेंट्स क्या हुए एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड्स में फिक्स ओवरहेड्स भी होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स भी होते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट के एक यूनिट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है कि उस पर डायरेक्ट एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना लग रहा है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना लग रहा है और ओवरहेड पर यूनिट कितना लग रहा है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना लग रहा है वो डिपेंड कर रहा होता है कि मटेरियल कंजम्पशन कितनी हो रही है और मटेरियल का रेट क्या है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर पर आर कितने लग रहे हैं वो डिपेंड करते हैं कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने आर लग रहे हैं और आवरली रेट क्या है। इसी तरह ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी लग रही है वो डिपेंड करती है कि बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या है। बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर आर भी हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल सवाल ये कह सकता है कि ओवरहेड इज़ एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये भी हो सकती है। या सवाल ये कह सकता है कि ओवरहेड इज़ एब्जॉर्ब्ड
ऑन द बेसिस ऑफ 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर आर, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए जितने लेबर आर लग रहे हैं उसका 25% जो है वो ओवरहेड, 25% आर जो है वो ओवरहेड की बेसिस होंगे, ठीक है। और रेट पर, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का रेट क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो रेट पर डायरेक्ट मटेरियल, अगर बेसिस डायरेक्ट लेबर हेड है तो रेट पर लेबर आर या रेट पर आर, ठीक है। जहाँ पर फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे हों पर यूनिट कॉस्ट पर, वो कॉस्टिंग जो होती है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहलाती है। यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया गया है कि एक ऐसा कॉस्टिंग मॉडल जिसमें फ़िक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रही हो पर यूनिट कॉस्ट पर, उस कॉस्टिंग मॉडल को कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मॉडल। और एक ऐसा कॉस्टिंग मॉडल, कॉस्ट मॉडल, जिसमें फ़िक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब ना हो रहा हो पर यूनिट कॉस्ट पर, उस मॉडल को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग मॉडल। इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग को हम एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कंप्यूट कैसे होती है या स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कैसे प्रिपेयर होता है। एक कंपनी है, प्रोडक्ट ए बना रही है। प्रोडक्ट ए बनाने के लिए रॉ मटेरियल पर यूनिट जो यूज़ होता है वो होता है 10 kg पर यूनिट, और हर केजी की कॉस्ट जो है ₹8 पर केजी पड़ती है। तो इस तरह डायरेक्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट एक यूनिट ऑफ ए बनाने के लिए जो कंपनी को पड़ती है वो पड़ती है ₹80। डायरेक्ट लेबर आवर्स, एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर के 5 घंटे लगते हैं और हर घंटे की कॉस्ट जो है वो ₹10 पड़ती है कंपनी को। इस तरह एक यूनिट बनाने की डायरेक्ट लेबर आवर कॉस्ट पड़ती है कंपनी को ₹50 पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड 5 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए और हर घंटे की कॉस्ट जो है वो ₹3 पर आवर है। इस तरह वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट कंपनी को पड़ती है ₹15 पर यूनिट ऑफ ए। फिक्स ओवरहेड 5 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए और हर घंटे की कॉस्ट जो है ₹1 पड़ती है। इस तरह फिक्स ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट कंपनी को पड़ती है ₹5। इस तरह टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो कंपनी को पड़ती है वो पड़ती है ₹150 पर यूनिट। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड जो है वो एलोकेट हो रहा है पर यूनिट कॉस्ट पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जांपल जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मॉडल की एग्जांपल है या बेस कर रही है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे।